शिवानी एक साधारण लड़की है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अब शिवानी जवान हो गई है, इसीलिए उसके खानदान वाले उसके निकाह के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब तो तू जल्दी ही हमसे दूर होने वाली है बेटी। नहीं अम्मी, मेरा निकाह होने के बाद भी मैं इस घर से दूर नहीं जाऊंगी। हाँ, निकाह के बाद मुझे अपने ससुराल जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। सही कहा बेटी तुमने। शादी के बाद भी बेटियां कभी भी अपने माँ बाप से दूर नहीं होती। वो तो बस एक घर से दूसरे घर चली जाती हैं। और नजरों से भी दूर होना भला कोई दिल से दूर होना थोड़ी होता है। ये कही ना अब्बू ने पते वाली बात। कुछ भी कहो, जो नजरों से दूर हो जाता है वो धीरे धीरे दिल से भी दूर हो जाता है। नहीं अम्मी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। आप जो कह रहे हो वो होता होगा लोगों के साथ, पर देखना, भले ही मैं आपको कई कई महीनों तक नजर ना आऊं, लेकिन आप जब भी मुझे दिल से पुकारोगे मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। बातें बनाने में तो तुम और तुम्हारे अब्बू दोनों माहिर है। ऊपर वाला करे तुम्हारे निकाह के बाद भी तुम दोनों की ये मोहब्बत इसी तरह बनी रहे। अच्छा भाई, अब मुझे नाश्ता करवा कर जाने दो। शिवानी के लिए एक जगह बात हुई है, मुझे आज ही लड़के से मिलने जाना है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। शिवानी के अब्बू हाथ धोने के लिए जाते हैं और शिवानी की अम्मी उनके लिए नाश्ता लगाने जाती है और शिवानी घर में बने छोटे से मंदिर में जाती है। हे कान्हा जी, मेरा निकाह जिस भी लड़के से हो उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और वो अपने अम्मी अब्बू के साथ साथ मुझे भी अपने अम्मी अब्बू का सम्मान और मदद करने से ना रोके। आप तो जानते ही हैं कि मेरे निकाह के बाद अम्मी अब्बू दोनों अकेले हो जाएंगे। यहाँ शिवानी कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके अब्बू नाश्ता करके लड़के से मुलाकात करने के लिए निकल जाते हैं। लड़के के घर पहुँचने के बाद शिवानी के अब्बू को पता चलता है कि जो हालत उनकी है वही हालत लड़के के घर की भी है। जी नमस्ते, मेरा नाम अतुल है। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ। हम लोग गरीब लोग हैं। अगर तुम्हें हमारी बेटी के साथ शादी में दहेज भी चाहिए तो पहले बता दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी आपकी तरह एक छोटे परिवार से हूँ। घर पे मेरी अम्मी है और मैं नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर शहर में ही रहता हूँ। इसीलिए मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो शादी के बाद मेरी माँ का ख्याल रखे। बेटा, मैंने अपनी बेटी को आज तक कोई बड़ा तोहफा तो नहीं दिया, पर उसकी तरबियत अच्छी जरूर की है। जी मैं भी इसी में भरोसा करता हूँ। तोहफे तो कभी भी दिए जा सकते हैं, पर तरबियत करने की भी एक उम्र होती है, और वो उम्र होती है बचपन में। जी सही कहा आपने। हम दोनों के विचार तो बहुत मिलते जुलते हैं बेटा। बस तुम लोग एक बार एक दूसरे को पसंद कर लो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। जैसा आप कहें। मैं तो कभी भी आपकी बेटी को देखने के लिए आ सकता हूँ। कभी भी क्यों? अभी क्यों नहीं? जी अगर अभी हो सकता है तो चलिए, मैं अभी आपके साथ चल सकता हूँ। शिवानी के पापा अतुल को लेकर अपने घर आ जाते हैं। अरे बेटा शिवानी, कहाँ हो तुम? देखो घर में कौन आया है। अपने अब्बू की आवाज सुनकर शिवानी उनके पास आती है। शिवानी देखने में बेहद सुंदर है, इसीलिए जब अतुल उसे देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। अरे भाई, एक दूसरे को इसी तरह देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अपने अब्बू की बातों से शिवानी शर्मा जाती है। मैं पानी लेकर आती हूँ अब्बू। शिवानी और अतुल दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। जल्दी ही निकाह का मुहूर्त निकल जाता है और कुछ ही वक्त में दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद अतुल अपनी नौकरी के लिए शहर चला जाता है और शिवानी अपने ससुराल में अपनी सास की खातिरदारी में जुट जाती है। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसी बहू लेकर आया है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? आज के जमाने की लड़कियों को देखकर कह रही हूँ बेटी। जब उनसे तुम्हारी तुलना करती हो ना, तो मुझे अपने बेटे की पसंद पर बेहद फक्र होता है। शिवानी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था,
शादी के बाद भी वो घंटों तक अपने अम्मी अब्बू से फोन पर बातें किया करती थी और जब भी मौका मिलता उनसे मिलने जाया करती। दिवाली आने वाली है, क्या मैं अपनी पहली दिवाली अपने मायके में मना सकती हूँ? तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा, बस एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे। हाँ कहिए ना। मैं भी यहाँ रह रहकर बोर हो गई हूँ। क्या इस बार की दिवाली मैं भी तुम्हारे घर में तुम्हारे अम्मी अब्बू के साथ मना सकती हूँ? और ये भी भला पूछने वाली बात है क्या अम्मी? ये तो बताने वाली बात है। आप जरूर मेरे साथ चलिए। शिवानी अपनी सास को लेकर अपने मायके चली जाती है। सभी लोग बेहद धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। शिवानी के घर में खुशियों का मेला लगा हुआ था कि तभी उसे फोन पर एक बुरी खबर मिलती है कि उसके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनकर शिवानी जोर जोर से रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये अचानक से कैसे हो गया? खुशियों के बीच में दुख की ये घड़ी शिवानी को मन ही मन में तोड़ देती है। वो अपने मायके से सीधे अपने ससुराल चली जाती है जहाँ उसके साथी लेकर उसे आए होते हैं। शिवानी देखती है कि अतुल व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। ये क्या हो गया है आपको? मैं अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता शिवानी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अब यही सच है, आज के बाद मैं सिर्फ एक अपाहिज बनकर रह गया हूँ। उसने दुर्घटना में अपने पैर खोने के साथ साथ अपनी नौकरी भी खो दी। अब घर का खर्चा और अतुल की दवाइयों के लिए घर में पैसों की कमी होने लगी, जिस कारण शिवानी नौकरी करने का फैसला लेती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। अब दोनों से दूर जाकर शहर में जाकर नौकरी नहीं कर सकती और इस कस्बे में कोई नौकरी भी नहीं है। मैं बहुत लाचार हूँ शिवानी कि मेरे होते हुए तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है। आप ऐसी बात मत कीजिए। बीवी और शौहर तो एक दूसरे का सहारा होते हैं और आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। शिवानी को एक बात सूझती है कि उनके कस्बे से कुछ ही दूर पर एक छोटा सा कारखाना है। वहाँ पे बेहद सारे लोग मजदूरी किया करते हैं। वो अक्सर उन लोगों के लिए दोपहर का खाना बना लिया करेगी। उस कारखाने के पास शिवानी अपना एक छोटा सा होटल खोल देती है। मेरी मदद करना कान्हा जी, मैंने आज तक कभी खाना नहीं बनाया, पर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। शायद यहाँ के मजदूरों को मेरी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आ जाए। शिवानी एक पतीले में खिचड़ी बनाती है और दोपहर के समय कारखाने के पास जाकर लोगों को आवाज देती है, आ जाओ भाइयों, गर्मा गर्म खिचड़ी बनी है, आ जाइए, बेहद कम पैसे में ताजी और लजीज खिचड़ी खाने को मिलेगी। शिवानी की आवाज सुनकर बेहद सारे मजदूर उसके पास खिचड़ी खाने आते हैं। क्योंकि खिचड़ी अभी अभी बनी थी, इसलिए लोगों को वो खिचड़ी अच्छी लगती है। वैसे इस खिचड़ी में कोई खास बात तो नहीं है, ये गर्मा गर्म है, इसीलिए इसको खाने में मजा आ रहा है। आज पहले ही दिन शिवानी के खिचड़ी की अच्छी खासी बिक्री हो गई, जिससे शिवानी बेहद खुश हो जाती है और आज के कमाए हुए पैसों से अपने शौहर के लिए दवाइयाँ लेकर घर जाती है। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। दवाइयों के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे होटल में आज अच्छी खासी कमाई हुई है। अब धीरे धीरे शिवानी के होटल में ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे शिवानी को लगने लगा कि अब वो अपने ससुराल के साथ साथ अपने मायके का भी खर्च उठा सकती है। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि मजदूरों को शिवानी की खिचड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। पहले दिन खाया तो गर्मा गर्म के चक्कर में अच्छी लग रही थी, पर इतने दिन से खाते खाते मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया है इस खिचड़ी ने। क्या हुआ भैया, आपको खिचड़ी पसंद नहीं आई? बहन, खिचड़ी पसंद तब आएगी ना जब इसमें स्वाद होगा। हम लोग तुम्हारी खिचड़ी इसलिए खाते थे कि हमारा लाया हुआ खाना सुबह से पड़े पड़े ठंडा हो जाता था, पर अब लग रहा है तुम्हारी इस गरम खिचड़ी से स्वादिष्ट तो हमारा खाना ही अच्छा होगा। वो मजदूर शिवानी की बनाई हुई खिचड़ी फेंक देता है और अपने घर से लाया हुआ टिफिन खाने लगता है। ये सब देखकर शिवानी को बहुत दुख होता है। भैया, मैं खिचड़ी को गर्म कर देती हूँ, तब शायद आपको अच्छी लगेगी।
क्या गरम करोगी बहन? अभी तो बनाई है तुमने खिचड़ी, और इस खिचड़ी को कितना गरम करोगी? और वैसे भी जिसमें स्वाद ही नहीं है उसको गरम करो या ठंडा, क्या फायदा होता है? मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारी होटल में खिचड़ी खाने नहीं आऊंगा। वो मजदूर वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके साथ साथ और भी कई सारे मजदूर बिना खिचड़ी खाए वहाँ से चले जाते हैं। शिवानी अब बेहद परेशान हो जाती है और वो अपना होटल इसी तरह खुला छोड़कर वहाँ से घर चली जाती है। शिवानी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, क्या तुम मेरे लिए नई दवाइयाँ ला दोगे? ये बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास एक भी पैसे नहीं थे, तो भला वो दवाइयाँ कहाँ से खरीद के लाती? क्या बात है शिवानी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? जी ठीक है, वो मेरी आंख में मिर्ची लग गई थी, आंखें जल रही है, इसलिए आंसू आ रहे हैं। मैं दवाई लेने जाती हूँ। शिवानी घर से तो निकल जाती है, मगर बिना पैसों के वो दवाई तो क्या, आज के जमाने में अस्पताल का पता भी नहीं मिलता। ये बात वो अच्छे से जानती थी। वो मुसीबत के समय में कान्हा जी के पास जाती है। हे कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बेहद बड़े मसले में फंस गई हूँ। घर में मेरे शौहर व्हीलचेयर पर पड़े हैं और मायके में अम्मी अब्बू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। शिवानी कान्हा जी को याद कर ही रही थी कि तभी उसे एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। वो गाय की आवाज सुनकर गाय की ओर चली जाती है। लगता है कान्हा जी ने ये गाय मेरी मदद के लिए भेजी है, लेकिन इसकी हालत तो मुझे बेहद खराब लग रही है। मुझे ही खुद इसकी मदद करनी होगी। शिवानी उस गाय को अपने पीछे पीछे अपने होटल की ओर ले जाती है और होटल पहुंचकर वो आज की बनाई हुई सारी खिचड़ी गाय को खिला देती है, जिसे उन सभी मजदूरों ने खाने से मना कर दिया था। हे गाय देवता, इसे खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी। गाय बेहद भूखी थी, इसीलिए वो जल्दी ही सारी खिचड़ी खा लेती है। अब शिवानी उस गाय को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। शाम को जब गाय फिर से रंभाने लगती है तो शिवानी उसे चारा देती है, और जब उसकी नजर गाय के थनों पर जाती है तो वो उससे दूध दूहने को सोचती है। लगता है ये एक दुधारू गाय है, इसे दूहकर देखती हूँ। शिवानी घर से एक बाल्टी लेकर आती है और गाय को दूहने लगती है। गाय भी बहुत गुणवान थी, वो दूध देना शुरू करती है। उसके दूध में एक अलग सी चमक थी और एक ही बार में वो बाल्टी भर के दूध दे देती है। अरे वाह गाय माता, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं इस दूध से पनीर निकालूंगी और अपने होटल को फिर से शुरू करूंगी। शिवानी गाय के दूध से पनीर बनाती है। ये पनीर हीरे की तरह चमकदार था और वो उस पनीर को ले जाकर अपने होटल में पनीर खिचड़ी बनाती है। इस जादुई पनीर खिचड़ी की खुशबू से सभी मजदूर फिर से उस खिचड़ी को खाने के लिए आ जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो भी बना है जल्दी से लगा दो। शिवानी सभी को वो जादुई खिचड़ी खिलाती है, जो कि सभी को बेहद पसंद आती है, और अब शिवानी का होटल फिर से चल पड़ता है। वो बच्चे पैसे कमाने लगती है, जिससे वो अपने शौहर की दवाइयों के साथ साथ अपने अम्मी अब्बू की भी जरूरतें पूरी करती है। और इसके बाद शिवानी का होटल पनीर खिचड़ी वाले होटल के नाम से मशहूर हो जाता है।